अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त जमा करवाई है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस यानी पार्टी के अंदर इंतखाबात हुए हैं उनको नल एंड वॉइड कल अदम करा दिया जाए और इंतखाबात नए सिरे से करवाने का हुक्म दिया जाए। ये भी दरख्वास्त की है कि जब तक ये सारा प्रोसेस शफाफ तरीके से इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक जो बल्ले का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अकबर एस बाबर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि बल्ले का निशान बचाने के लिए वो निकले हैं, बल्ले का निशान उनके मुताबिक ख़तरे में है। हामिद खान साहब जो कि पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में से एक हैं, वकील भी हैं, वो ये कहते हैं और समझते हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो किसी बात से मशरूत नहीं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हुए हैं वैसे ही बाकी सारी पार्टीज़ में भी इंतखाबात होते हैं, बिला मुकाबला कैंडिडेट्स लड़ते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है और कानूनी तौर पर भी उन्होंने इससे मुतल्लिक बात की। लेकिन सियासी तौर पर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी जिसमें वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ और उसके बानी के साथ बदतरीन जबर हो रहा है। अपने तजियाकारों से पूरे का पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं और सवाल इसके लिए हमने कुछ यूँ तरतीब दिया है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी के इलेक्शंस जैसे हुए हैं उसको कबूल करके उनको बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए या उनके पास ये निशान रहने देना चाहिए। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूँगी अकबर एस बाबर साहब ने जो दरख्वास्त दायर की है कितना वज़न है उनकी दरख्वास्त में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पहले फ़ैसला दिया उसके मुताबिक इंतखाबात नहीं करवाए, शैम इंतखाबात करवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जी शुक्रिया अलीना। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स मामला है क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप पॉलिटिक्स को देखें तो फिर तो ऐसा ही लगता है कि जो एक सियासी जमात है पीटीआई और उसके साथ परसिक्यूशन हो रही है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनकी एज अ राइट, उनकी जो राइट्स हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो फॉर्मर चेयरपर्सन अब कहेंगे उनके हकूक़ हैं उनके खिलाफ हो रही है। वो एक तरफ तज्जिया जो है वो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है इस वक्त करना। लेकिन ये जो इलेक्शन सिंबल की बात है और इंटर पार्टी इलेक्शंस वो गवर्न होते हैं हमारा जो इलेक्शंस एक्ट है उससे। अब उसके अंदर अगर आप इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं कोई इलेक्शन सिंबल अपने लिए एलोकेट करवाने के लिए तो कुछ उसकी कंडीशंस हैं जो इलेक्शंस एक्ट में दी गई हैं। उसमें है कि जो पार्टी की है वो एक सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है और सर्टिफिकेशन के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो होना ज़रूरी है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो दो मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं जो उन्हें गवर्न करती हैं। एक इलेक्शंस एक्ट खुद है जिसमें बे मिनिमम दिए गए हैं कुछ तकाजे जो पूरे करना ज़रूरी है हर जमात को, और दूसरा है पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो बाकी पार्टीज हैं वो जैसे इलेक्शंस करवाती हैं वो अपनी जगह मेरा ख्याल है प्रॉब्लमैटिक हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस तरह चैलेंज होते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब वो इलेक्शंस चैलेंज हो गए हैं ईसीपी के सामने, तो ईसीपी को कुछ ना कुछ फैसला तो इस पे करना है। अब मैं इतनी तफसील में मैंने नहीं पढ़ा कि किस तरह पीटीआई ने इलेक्शंस करवाए, क्या वो उनके अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है उनके मुताबिक थे, क्या इलेक्शंस एक्ट के मुताबिक थे। कुछ डिस्क्रिपेंसीज मुझे नजर आती हैं, लेकिन क्या वो इतनी मेजर है कि इलेक्शन कमीशन कहे उनके बेसिस पे हम आपको सर्टिफिकेशन ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर सर्टिफिकेशन नहीं मिलती, ये एक कंडीशन है इलेक्शन सिंबल एलोकेट होने के लिए, तो अगर वो इलेक्शन कमीशन मानती ही नहीं है इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को, सर्टिफाई नहीं करती, सर्टिफिकेशन नहीं देती, तो फिर वो कोई भी सिंबल कैसे एलोकेट कर सकती है। फिर बल्ले तक महदूद नहीं रहती बात, फिर ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मैं तो ये देखना चाहूंगी फ्रैंकली, मैं ट्रैवल कर रही थी और मसरूफियात थी तो मैं इतना इस पे पढ़ नहीं सकी जितना मेरा ख्याल है रिसर्च की जरूरत है इस पे कि पहले अगर ऐसे इश्यूज आते हैं तो इलेक्शन कमीशन किस तरह डील करती है, अदालतों ने इस पे क्या कहा है, ये सब अहम चीजें हैं। कॉम्प्लिकेशन अब ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने ये इंटर पार्टी इलेक्शंस चैलेंज हो चुके हैं, तो कोई ना कोई फैसला तो उन्हें करना है। और
मेरे पास वो अभी ठोस मतलब सामने एविडेंस नहीं है कि मैं अपना एक ओपिनियन दे सकूं कि क्या पीटीआई की कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शंस एक्ट फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, और क्या डिस्क्रिपेंसीज इतनी मेजर हैं कि आप उन्हें सर्टिफिकेशन ना दें और उन्हें उनका जो पसंद का सिंबल है वो ना दें। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स मेरी नज़र में मामला है इस वक्त। चलें ठीक है, आने वाले दिनों में भी हम ऑब्वियसली, क्योंकि अब दरखास्त दायर हो गई है तो उसको डिस्कस करेंगे, तो थरली इसके ऊपर आपका ओपिनियन आ जाएगा। बट एक चीज़ मुझे बताएं, आप ये कह रही हैं कि बल्ले तक शायद बात ना रहे, मजीद ये मामला पेचीदा हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या खदशात मजीद हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अलीना मैं ये सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहें आपकी पसंद का जो इलेक्शन सिंबल है वो सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप जो कंडीशंस हैं ये पूरी करेंगे। जो इलेक्शंस एक्ट है वो तो कहता है आपको सिंबल एलोकेट नहीं होगा जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं होगी। तो फिर क्या मतलब आप किस तरह चैलेंज कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात हैं? क्योंकि क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बुनियाद बना के क्या और भी कॉम्प्लिकेशंस एक पार्टी के लिए खड़ी कर सकते हैं इलेक्शंस में हिस्सा लेने से रिलेटेड? ये कुछ सवालात हैं जो मेरे जहन में है, क्योंकि ये बात सिर्फ इलेक्शंस एक्ट ये नहीं करता कि आपको अपनी पसंद का नहीं, कि अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए फॉर एग्जांपल तो इलेक्शन कमीशन अपनी पसंद का कोई सिंबल आपको दे देगा। ये तो नहीं कहता कानून तो कहता है सिंबल मिलने के लिए ये कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी होनी है। तो इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा? क्या फिर से कहेगा आप इलेक्शंस करवाएं? ये भी हो सकता है। बेहतर हल होगा कि अगर कोई इश्यूज है, कोई कानून वायलेट हुआ है, पीटीआई की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुई है, तो फिर से इलेक्शंस करवा लिए जाएं। लेकिन जिस तरह का माहौल है, मेरा ख्याल है सवालात उठ रहे हैं कि क्या इसको एक कुछ लार्जर जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें किस तरह देखना चाहिए। क्या ये पीटीआई के खिलाफ परसिक्यूशन की एक और एविडेंस है जाहिर कर रही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बेसिस के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, उसके पास नहीं ये मैं नहीं कह रही। अच्छा। नहीं ये मैं नहीं कह रही, मेरा ख्याल है ये तो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने किसी रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना है, ये बात सिर्फ बल्ले के निशान तक महदूद नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन शायद कहे आप फिर से इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि अगर आपको इलेक्शन सिंबल ही नहीं मिलता तो फिर आप किस बेसिस पे इलेक्शन लड़ेंगे? ये मेरा सवालात हैं। अभी कुछ खदशा मैं खुद से एक्सप्रेस नहीं करी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैंने तफसील से इसको उस तरह से इस पे रिसर्च नहीं की। उसके लिए थोड़ा सा मजीद इसको देखना ज़रूरी है। हम साफ़ी साहब के पास चलते हैं। साफ़ी साहब, इसके मुतालिक काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ मजीद सवालात भी उठा रहे हैं, ख़ासकर यास्मीन राशिद और अली अमीन गंडापुर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हुए हैं उसके ऊपर। साफ़ी साहब, क्या रिजर्वेशंस हैं आपकी, और आप क्यों समझते हैं कि इसकी बेसिस पर अकबर एस बाबर की जो दरख्वास्त है वो उसमें बड़ा वजन आ जाता है? देखिए, दो तीन चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। एक ये कि माजी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी माइनस किया गया और बदकिस्मती से उसका पीटीआई की तरफ से मज़म्मत नहीं किया गया, बल्कि उसका खैर मक़दम किया गया। जहां हम उसकी मज़म्मत करते थे तो पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की हमनवा बन के जरदारी को आउट करने की, इसलिए उनको पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पर बनाना पड़ा। और मुस्लिम लीग नून में भी नवाज़ शरीफ साहब को जब आउट किया गया तो इसलिए शहबाज शरीफ को सदारत सौंपी गई। तो उनके साथ भी माजी में ये हुआ है। दूसरी बात ये कि अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ख़ुसूसन इन दो बड़ी जमातों में भी इंतखाबात बराए नाम होते हैं और वो नॉमिनेशन होते हैं। आपने देखा कि पिछली मरतबा मुस्लिम लीग नून के भी ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और पीपल्स पार्टी के भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जहाँ पे जो थोड़ा बहुत हकीकी मानों में इंतखाब होता है तो वो जमात इस्लामी के यहाँ होता है, या फिर कौम परस्त जमातों में हमने देखा है कि उनके यहाँ इंतखाबात किसी हद तक उसकी रूह के मुताबिक होते हैं और MQM में भी किसी हद तक इंतखाबात का अमल होता है। तो उस लिहाज से तो ये तीनों पार्टियाँ इस हमाम में यकसां नंगी हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को शक होता है कि शायद इमरान खान साहब ख़ुद चाहते हैं कि अगर मैं ना रहूं तो फिर मेरी पार्टी भी मैदान में ना रहें, वरना तो ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनसे कहा गया था तो ठीक है उनकी सिलेक्शन होती जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब का सिलेक्शन होता है, इमरान खान का होता है, लेकिन इसको निस्बतन बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था।
अभी आप देखिए, यानी उनकी तरह कोई, चलो ड्रामा तो लगाया जा सकता था ना कि लोगों को इकट्ठा करे, उसमें ठीक है जो इमरान खान साहब के नॉमिनी थे बैरिस्टर गौहर साहब, उनके मुकाबले में शायद कोई और ना आता, लेकिन अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में तो खैबर पख्तूनख्वा में दर्जनों लोग इलेक्शन लड़ना चाहते। और माजी में हमने देखा है कि पीटीआई के जब इलेक्शन एक मरतबा हुए थे 2012 में, तो उसमें इमरान खान के मुकाबले में तो कोई नहीं आया, लेकिन सूबों में बड़ी ठीक ठाक लड़ाइयाँ भी हुई और सूबों में कंटेस्ट भी हुए। मसलन मुझे याद पड़ता है कि परवेज़ खटक साहब भी उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में असद कैसर साहब भी उम्मीदवार थे और मुराद सईद साहब भी उम्मीदवार थे, और इन तीनों ने कैंपेन भी की एक दूसरे के, बल्कि उसमें पैसों का इस्तेमाल भी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने जाके एक दिन पहले ऐलान किया, इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में नहीं, कराची में नहीं, पेशावर, और पेशावर में भी मैं आपको बताऊं कि ये पेशावर शहर में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हुआ, बल्कि पेशावर के एक देहाती इलाके में एक जगह चुनी गई कि जी यहाँ पे इलेक्शन होगा, और फिर दूसरों को कंटेस्ट करने का या नॉमिनेशन पेपर जमा करने का मौका भी नहीं दिया गया। अब अकबर इस बाबर साहब यकीनन इमरान खान साहब के शदीद नाक़िद हैं, मुखालिफ हैं, पार्टी फंडिंग केस भी अगर ज़िंदा है तो उनकी क़ुरबानियों की वजह से ज़िंदा है, लेकिन अकबर इस बाबर को हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट दे चुकी है कि वो पीटीआई के मेंबर हैं और वो कागज़ात नामज़दगी जमा करना चाह रहे थे, लेकिन उनको वो मौका नहीं दिया गया। इसी तरह हम इस चीज़ पे भी हैरान हैं कि हामिद खान साहब किसी ज़माने में पीटीआई से निकाले गए थे, तो फिर वो कब दाखिल हुए थे। अब जहाँ तक बैट के निशान का ताल्लुक़ है, तो बैट को निशान बना के जब पीटीआई बनाई गई, तो ये जितना अभी जिन लोगों का इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे या जो मुंतखब हुए, ये लोग उस वक़्त कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे। मसलन बैरिस्टर गौहर साहब पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और कोर कमेटी के मेंबर भी नहीं थे, और आज से वो वकील तो नहीं, बट सर ये रेलेवेंट किस तरह है इस बात के अंदर? इंतखाबात तो इसी तरह से होते हैं ना, अगर कोई नया भी आया है और वो लड़ता है, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करता है और लोग उसको वोट देते हैं तो बिल्कुल कर सकता है, अगर उसके मुकाबले में कोई नहीं आया तो बिल्कुल वो इलेक्ट हो गया। नहीं तो यही हम कहते हैं ना कि चलो वो वोट डालने का ड्रामा ही रचा लिया जाता, तो यकीनन पीटीआई में इमरान खान के नामिनी के मुकाबले में वजह आप क्यों समझते हैं जिस तरह से इलेक्शंस हुए, जो इल्ज़ामात लगाई जा रहे हैं, क्या न्याजुल्ला न्याजी की गलती है? उन्होंने सही तरह से चीज़ें मैनेज नहीं की, ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ। आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं, बट वो जेल में बैठा हुआ आदमी किस तरह से इसका कसूरवार? नहीं, मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरा ख्याल यही रखता है कि इमरान खान साहब का अक्सर चीज़ों के बारे में यही उसूल होता है। मसलन वो कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म रहूँ तो पार्लियामेंट भी रहे, बाकी जमहूरियत भी, लेकिन मैं ना रहूँ तो फिर किसी का भी ना रहें। इसी तरह शायद अब वो पार्टी के बारे में भी यही सोचते हैं और इंतखाबात के बारे में कि अगर मैं ना रहूँ तो बाकी लोग भी बीच में ना आए। मसलन अभी आपने कहा कि नवारिद अगर बन सकते हैं, तो ये जो इन पार्टी के सदर हैं वो कौन, परवेज़ इलाही साहब, वो तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, तो वो भी इस मामले में ला ताल्लुक़ थे, उनको भी अपना जानशीन उन्होंने नहीं बनाया। शाह महमूद कुरैशी अगरचे उनकी सारी तारीख़ बेवफाइयों से इबारत है, लेकिन अब मजबूरन या इरादतन वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनके वाइस चेयरमैन हैं पार्टी के, उन्होंने उनको भी नहीं किया। हत्ता कि उनकी पूरी कोर कमेटी, सारी कोर कमेटी तो अंदर या गायब नहीं है ना, ठीक है, बहुत सारे लोग मैदान में भी हैं, और वो अली मोहम्मद ख़ान हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं कि जो इस वक्त उनके बहुत सारे सेनेटर्स हैं, ख़ुद से फुला नियाज़ी जो उनके अजीज़ भी हैं। सर ये पीटीआई की अपनी सियासी क़यादत की लॉजिक है ना कि वो चाहते हैं हम वकला को आगे करें, उनसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मुझे ये थोड़ा सा बताइए। नहीं तो वो कलाम में भी एक मिनट, वो कलाम में भी फिर हामिद खान जैसे बंदे थे ना कि जो इतने सीनियर मोस्ट थे, तो ये हमें समझ नहीं आती कि ऐसे बंदे को अपना जानशीन बनाया गया जो कि उनकी कोर कमेटी का या किसी फोरम का रुकन भी नहीं थे। बहुत अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। अच्छा, आपकी असेसमेंट क्या इसके बारे में? क्योंकि हमारी बड़ी डिबेट हुई पिछले पूरे हफ्ते ना इसके ऊपर, तो एक तो उसमें मंतक ये नज़र आती है कि एक आर्जी ओहदा है, अगर खान साहब अपने केसेस वगैरह भुगता के दोबारा आएंगे तो दोबारा वो चेयरमैन के ओहदे पे बैठ जाएंगे।
जो अली ज़फ़र साहब ने भी कहा, और बाकी फिर कयास आरैया भी हैं जिसको चले मैं छोड़ देती हूँ, आगे कुछ नहीं कहती। ये इस बुनियादी सवाल का ज़रा मुझे जवाब दे दीजिएगा कि आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन को थोड़ा लीनियंट होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, क्योंकि बाकी पार्टीज़ में भी इसी तरह से होता है इंतखाब के मामले पर, बल्ला रहने देना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को सबसे मुतालिक एक ही पैमाना रखना चाहिए, बल्कि मेरी तो शुरू दिन से ये राय रही है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं पार्टियों के, इसको भी इलेक्शन कमीशन को ही उसकी निगरानी करनी चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम होने चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि तमाम बड़ी पार्टियों के इलेक्शन आमलन ड्रामा हुआ करते हैं। सर तो क्या करें, बाकी पार्टी इसको बुला लें, उनके भी इंतखाबात, उनके इंतखाबी निशान के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दें, या पीटीआई को क्लियर कर दें? वाज़ेह जवाब नहीं उसमें। अब देखिए हमारी कौन सुनता है, लेकिन जो रीमा ने जो नुक्ता उठाया ना, उसमें एक मसला ये भी है कि पीटीआई वालों को चाहिए था कि जब नून लीग का इलेक्शन नुमा सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करते कि जी ये जो नून लीग का इंतखाब हुआ है ये तो अमलन इसमें ये तकाजे पूरे नहीं किए गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी किसी को इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए था। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास नून लीग पीपल्स पार्टी से मुतालिक कोई गया नहीं है तो उस वक्त पे, और इनका केस इसलिए मुनफरिद बन जाते हैं कि उनकी पार्टी के एक रुकन ही इलेक्शन कमीशन से रुजू कर चुके हैं, चले गए। रीमा मुझे एक सेकंड दीजिएगा, भट्टी साहब का पहले हम मौक़िफ़ ले लें। भट्टी साहब क्या राय है आपकी? मैडम शेख, गौहर खान अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, मगर चेयरमैन क्यों बन गए? पहली बात। दूसरी बात, चलो ड्रामा ही अच्छा कर लेते, इंतखाबात ना सही, इंतखाबात का ड्रामा ही हो जाता, मतलब इंतखाबात गोली मारें ड्रामा बेहतर होता तो हम कबूल कर लेते। मैडम शेख, इलेक्शन कमीशन को ज़रूरी तौर पर, फौरी तौर पर और बिल्कुल पीटीआई के को इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज तस्लीम कर लेने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और पीटीआई को बल्ले का निशान उनके पास रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात का अदम करार देने का इकदाम गलत है, जानबदारी पर मबनी फ़ैसला है, और ये 75 साल तारीख़ में पहला फ़ैसला है कि ऐन इलेक्शन से पहले 70 दिन फ़ैसला महफूज रख कर फ़ैसला सुनाना एक लगता है कि कोई एक प्लानिंग के तहत खुदा न खास्ता हो रहा है। क्यों पीटीआई को बल्ले का निशान देना चाहिए? इसलिए कि जो हालात पीटीआई के हैं, जो कॉर्नर मीटिंग पर भी उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, और जलसा छोड़ें, जलूस छोड़ें, और जो एक म्यूज़िकल कंसर्ट हुआ उस पर भी मुकदमा हो गया कि आपके स्पीकर की आवाज़ ऊंची थी। इस हालात में क्या पार्टी इस काबिल थी कि बाकायदा इजलास होता, लोग आते, एक हाल होता, उसमें बैठते, एक बेहतरीन ड्रामा होता? नहीं, बेहतरीन ड्रामे का वक्त ही नहीं था, लिहाजा इनको ये बल्ले का निशान रहने देना चाहिए। क्यों रहने देना चाहिए? इसलिए मैडम शेख कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके पास ड्रामे करने का बेहतरीन मौका है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो लेवल प्लेइंग फील्ड जेब में डालकर दंदनाती फिर रही है और अभी से वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही है, और मौलाना साहब की जमात, इन सब में सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन नहीं हुए। ये सारे हमेशा से सिलेक्टेड आते चले आ रहे हैं। बल्कि एक होती थी वो, एक आपको याद है लंदन से एक प्रेस रिलीज जारी हुई शहबाज शरीफ की और सारे ओहदे बट गए। कभी इलेक्शन कमीशन नहीं जागा, कभी इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि आपके इंतखाबात गलत हैं। हाँ, ये कहता रहा यार मजाक मजाक में इलेक्शन करा लो, लेकिन करा लो। मैडम शेख, इसलिए भी बल्ले का निशान पीटीआई को देना चाहिए कि अगर ये ना दिया तो पहले दिन से ही इलेक्शन मुतनाज़े हो जाएंगे। दूसरा, और लगेगा बल्ले का निशान वापस लेने के ये मनसूबा बंदी से हो रहा है, ये जानबूझकर किया जा रहा है, पीटीआई को ख़त्म करने किया जा रहा है, पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है, किसी और को इलेक्शन जितवाने की कोशिश की जा रही है, और या कोई साजिश हो रही है। मैडम शेख, पहले दिन ही कहा था अकबर एस बाबर का एजेंडा एक ही लग रहा है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, और बल्ले का निशान ना रहे, क्योंकि बल्ले का निशान खाए जा रहा है तमाम सियासी जमातों को। क्यों? इमरान खान जेल में है,
250 पार्टी सियासतदान पार्टी छोड़ चुके हैं, पतली गली से निकल चुके हैं। जो पार्टी में है वो मफरूर हैं, अंडरग्राउंड हैं, जेलों में, हवालातों में हैं। सब कुछ कर लिया मगर ना पीटीआई की मकबूलियत कम हुई, ना इमरान खान का वोट बैंक इधर उधर हुआ। अब जब इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन मुहिम चलाने वाला कोई नहीं और कोई इलेक्शन को लीड करने वाला कोई नहीं, इलेक्शन वाले दिन पीटीआई का अगर वोटर निकलता है तो वो किस पर निकलेगा? बल्ले के इंतखाब पर। लिहाजा बल्ले का इंतखाब खत्म करना है ताकि आखिरी हरबा भी यह खत्म हो। और वैसे मैडम शेख वैसे सलाम है इमरान खान साहब की मर्दमशुमारी को, मर्दम शनासी को, कि अकबर एस बाबर, अकबर शेर बाबर, शेर तो हमेशा शिकार करके शिकार खाते हैं। अकबर एस बाबर मुखालफ गिरा पड़ा है और हमला आवर हो रहे हैं, बानी रुकन, बानी फलाना, बानी 13 साल से बचाने के लिए निकला। लेकिन अच्छा ये एक जरूर चीज मैं चाहती हूँ आप इसको ना आंसर करें भट्टी साहब, अगर क्विकली वाइंड अप कर रहा हूँ 2 जुमले। हाँ, मैं एक बल्ला दे देता हूं उनको, जो अगर वो बल्ला बचाने के लिए ले, उस पर इमरान खान के सिग्नेचर भी करवा के दे दूंगा। दूसरा, अकबर एस बाबर, खावर मानिका, ओन चौधरी, आप इलेहदा होते हैं, ग्रेस होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए। इतना बिलो द बेल्ट, इतना नीचे जाकर कमाल है वैसे, कमाल है। सलाम है इन सारों को। अलीना भट्टी साहब एक चीज़ का जरूर जवाब दीजिएगा, ऐसा क्यों है कि बाकी पार्टीज़ में इंतखाबात हुए, बेशक उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालात, लेकिन कभी चैलेंज नहीं हुआ। अब यहाँ से पार्टी के अंदर से चैलेंज किया है तो फिर जाहिर बात है मामला तो उठना था। अलीना मैडम शेख, इलेक्शन कमीशन को ये ज़रूरी है कि जाके उसके पास चैलेंज किया जाए? इलेक्शन कमीशन किस बात के लिए बैठा है, किस बात की तनख्वाहें ले रहा है? अगर ड्रामा हो रहा है, अगर सिलेक्शन हो रही है, अगर लिखा है कि इलेक्शन होना है, अच्छा, तो मैं जरूर है मैं जाऊंगा। अच्छा। जब अकबर इस बाबर उस वक्त खड़े हुए थे कि जब आईएसआई इमरान खान के साथ थी, जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब थी, जब आलमी ताकतें इमरान खान साहब थी, जब वो शोहरत की बुलंदियों पे था, और उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आए तो उनके घर पे लोगों ने चढ़ाइयाँ कर दी, उनका जीना हराम कर दिया गया था। लेकिन अकबर इस बाबर उस वक़्त से अपने इस मौक़िफ़ को ये कर रहे थे, ये आज का नहीं है। और उन्होंने जितनी कुर्बानी इसके लिए दी है वो अल्लाह जानता है, वो जानता है। और बीमार वालदा उसके घर में पड़ी हुई थी और जो कुछ उनके साथ होता रहा, उस वक़्त अकबर इस बाबर के साथ जैसे लोगों के साथ और तनकीद करने वालों के साथ उस वक़्त की एजेंसियां जो सलूक करती थी, उससे अल्लाह हम सबको महफूज रखे। वो उन्होंने फेस किया तन्हा, और उसके पास वकील रखने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो खुद ये केसेस लड़ रहा था। तो वह आज से ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें उनको उनके टिकरी में नहीं। दूसरी बात सर, आपका ये पॉइंट आ गया। दूसरी बात को 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। से मुझे एक ब्रेक लेनी है प्लीज, मैं इसीलिए चाहती थी हम ब्रेक के बाद ये डिस्कस कर लें। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तसल्ली से आपकी भी बात सुनते हैं, बाकी भी हमारे पैनलिस्ट बात करना चाह रहे हैं आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया गया है। क्या बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहने देना चाहिए? ये अपने तज्जियाकारों से सवाल करें। सलीम साफी साहब, ब्रेक से पहले आप अपनी बात मुकम्मल करना चाह रहे थे, प्लीज़। मैं एक और के देखे, इमरान खान साहब के पास 5 साल 4.5 साल इक़्तिदार था। उस वक्त उनके जलसों को कोई नहीं रोक सकता था, उस वक्त उन पर कोई खदगन नहीं थी। मुझे बताइए, इन 4 सालों में उन्होंने पार्टी के इलेक्शन किए? सिर्फ पार्टी के इलेक्शन नहीं, मुझे भट्टी साहब बता दें कि इस इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा का उनका सदर कौन था, उनका बलूचिस्तान का सदर कौन था? उनके इक़्तिदार में उनके बलूचिस्तान का सदर यार मोहम्मद रिंद वो सदारत छोड़ चुका, लेकिन उसकी जगह किसी और को सदर मुंतखब नहीं कराया गया। मैं खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला हूँ, लेकिन 5 साल खैबर पख्तूनख्वा को बग़ैर सूबाई सदर के रखा गया। और अगर इरशाद भट्टी साहब को खैबर पख्तूनख्वा के सदर का नाम याद हो कल के इलेक्शन से पहले कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का तंजीम का सदर कौन था, तो मुझे भी बता दे। उस वक्त तो किसी एजेंसी की पाबंदी नहीं थी, उनके लोग तो नहीं उठाए जा रहे थे, उनको तो कन्वेंशन से नहीं रोका जा रहा था। मुल्क के स्याह सफ़ेद का वो मालिक था, तो उन्होंने क्यों अपनी पार्टी के इलेक्शन नहीं कराए? भट्टी साहब, आप पहले जवाब दे दें, फिर मैं रीमा की तरफ जाती हूँ। मैडम शेख, बात
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई पीछे अच्छा किया है, बुरा किया है, लेकिन एक बात है कि 2002 हों, 2007 हों, 2013 हों, 2017 हों, तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जिसने कोशिश की इंतखाबात करवाने की। जस्टिस वजीउद्दीन का इलादा होना हो, तस्नीम नूरानी साहब का साथ छोड़ना हो, कमर दिलशाद का पेशकश कबूल ना करना हो, और इसके अलावा आज़म सवाती का फाइनली बन जाना हो इलेक्शन पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके अलावा यानी इंतखाबात कमिश्नर, और इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब पर इल्ज़ाम लगना हो कि वोट से उन्होंने पैसों से वोट खरीदे, या जो भी वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन करवाने की कोशिश की। उसके तंजीमी खराबियाँ थीं, बिल्कुल थीं, उसके झगड़े थे, बिल्कुल थे, लेकिन क्या कल हम उन झगड़ों को सामने रख कर कह रहे हैं कि उनको मार दो? आज कह रहे हैं गौहर खान पर ये है कि अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन ये इसको तो वही होना चाहिए, या मरियम को बनना चाहिए, शहबाज शरीफ को, या नवाज शरीफ को, या हमजा को, या बिलावल को, या जरदारी को, बाकी किसी को तो बाहर से आके बनना ही नहीं चाहिए। और शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, लेकिन नहीं बनना चाहिए। और ड्रामा नहीं ठीक हुआ, तो भाई ड्रामा नहीं कर पा रहे वो, उनको अब उनके पास ड्रामे की कोई मोहलत नहीं रही। अब वो ड्रामे जो कर चुके हैं वही कर चुके हैं। नहीं, बट आप ड्रामे को आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं ना। दूसरी बात नहीं, मेरी जस्टिस वजीउद्दीन ने एतराज किया, वजीउद्दीन ने एतराज किया, उसको पार्टी से निकाल दिया गया और फिर सिरे से इलेक्शन ही नहीं कराए गए। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि मुझे बताया कि पिछले 5 साल खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई का सदर कौन था? चलो नॉमिनेटेड बता दे कि कोई नॉमिनेटेड था, और वजीउद्दीन ने अगर इलेक्शन का ड्रामा उन्होंने किया। साफी साहब एक मिनट, लेकिन इससे तो फिर ये सवाल नहीं है, ये इससे तो लुब्बे-लुबाब नहीं निकलता कि जब सारा कुछ ठीक होता है, आपकी दोस्ती होती है ताकतवर हलकों से, तो फिर आप बेशक 4 साल तक आपका सूबाई सदर नहीं, पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए, डेट्स भी मिल जाती हैं, एक्सटेंशंस भी मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, और जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं ड्रामे जैसे इंतखाबात भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी लड़ाई होती है तो फिर सब कुछ बुरा हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। उनके ताकतवर हलकों की सरपरस्ती थी, इसलिए उनके पार्टी वो अकबर इस बाबर बेचारा ख्वार होते रहे, लेकिन ताकतवर हलके इमरान खान को बचाते रहे कि इलेक्शन कमीशन उनका फैसला ना करे। यही ताकतवर हलकों की सरपरस्ती थी, इसलिए उनको उनके लिए आरटीएस फेल करवाया गया। यही ताकतवर हलकों की सरपरस्ती थी, इसलिए उनके खिलाफ कोई केस आगे नहीं बढ़ रहा था। आप मुझे बता दें भट्टी साहब अपना पॉइंट मुख्तसरन कहिएगा। सरपरस्ती हट गई तो उनकी हुकूमत दड़ाम से गिर गई, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जी नहीं, ये तो एक मैडम शेख एक इस तरह तो एक और भी अच्छा एक और भी है कि इसको तो तहरीक इंसाफ का जो भी काम जाता है इलेक्शन कमीशन में फौरन हो जाता है। दूसरी पार्टियों के इलेक्शन छोड़े, केस पे 10 साल से ज्यादा लगे। वो 10 साल जब होना था हो गया, क्योंकि आपके एस्टैब्लिशमेंट उनको प्रोटेक्ट करती रही। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम के भी वैसे ही केस पड़े हुए हैं, उनका कोई फैसला नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं पड़े, इस तरह का केस नहीं पड़ा है। ओके, रीमा काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं। जी रीमा। अलीना, मेरा नहीं ख्याल हमारा इससे कोई रिलेशन है कि किसको इलेक्ट किया गया चेयरपर्सन या केयर टेकर चेयरपर्सन। मेरा ख्याल है ज़्यादा अहम बात इस वक्त ये है कि कानूनी तकाजे क्या हैं जो पीटीआई को पूरे करने थे इलेक्शन सिंबल लेने के लिए। उसमें हमारे व्यूअर्स के लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा खुद से भी देखना चाहिए। अक्सर तज्जिया जो टीवी पे हो रहा होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। सेक्शन 208 है इलेक्शंस एक्ट का, वो कहता है कि जो पार्टी है उसका अगर कोई भी चाहे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए पार्टी की। उसमें बार बार कहा गया है कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, और ये सेक्शन 209 है, वो कहता है कि जब इलेक्शन हो जाए तो ईसीपी पे आप अप्लाई करते हैं एक सर्टिफिकेट के लिए कि हमने इलेक्शन जो है वो करवा दिए हैं, और वो एक कंडीशन है, उसकी बेसिस पे आपको इलेक्शन सिंबल मिलता है। तो ये है कानूनी जो कंडीशंस हैं इलेक्शन सिंबल तक जाने के लिए। अब क्या ये पूरे जो इलेक्शंस हुए, अब हमें पसंद हो ना हो, क्या बाहर से हम लोग फ्रैंकली, मैं इससे सलीम साफी साहब की बात से एग्री नहीं करती कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस करवाए पार्टी में। ये मेरी नज़र में एक जो पॉलिटिकल पार्टीज के इख्तियारात हैं, उनके राइट्स हैं, उसके खिलाफ होगा। ये खुद से पॉलिटिकल पार्टीज को ही अपने इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट करने होंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से ही एक शख्स ने कहा है कि उन्हें जो इलेक्शंस एक्ट में कहा गया है कि
इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इलेक्शन लड़ने के लिए, वो नहीं मिली। अब शायद वो गलत कह रहे हैं, शायद पीटीआई के पास इसका जवाब है, तो मैं वो देखना चाहूंगी कि पीटीआई इस लीगल सवाल पे किस तरह रिस्पॉन्स करती है। और अगर इलेक्शंस में जो इश्यूज आए हैं क्या वो इतने मेजर हैं, इतने संगीन हैं कि इलेक्शन कमीशन डिसमिस कर दे और कहे कि हमारी नजर में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए ही नहीं हैं और फिर से करवाए इलेक्शंस। मुझे अकबर एस बाबर साहब की जो पिटिशन में उन्होंने बात की है कि ईसीपी एक बॉडी अपॉइंट करे, वो ओवरसी करे इलेक्शंस, मैं उससे भी इख्तलाफ करती हूँ। ये ईसीपी के पास मेरी नजर में इख्तियार नहीं है। सो ये कुछ चीजें हैं जो कानूनी तौर पे मेरा ख्याल है हमें सामने रखनी चाहिए। अब माजी में क्या होता रहा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उनमें अगर कोई ये सवाल उठाए कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो वो भी ईसीपी को देखना चाहिए उस पे। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक पिटिशन, एक चैलेंज अंदर से पार्टी के आ चुका है। अब ईसीपी के पास क्या इख्तियारात हैं? और इस बात से मैं एग्री करूंगी भट्टी साहब से कि कोई आपको एक्सट्रीम मेजर नहीं लेना चाहिए। अगर रेजोल्यूशन की गुंजाइश है तो रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो बहुत कंट्रोवर्सीज में घिरे हैं। उसमें मजीद कंट्रोवर्सी का इजाफा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना कि ईसीपी के पास कोई कानूनी जवाज ही नहीं है, मेरा ख्याल ये भी गलत है, क्योंकि इलेक्शंस एक्ट में कुछ इस तरह की बातें हैं जो इलेक्शन सिंबल की एलोकेशन को कंडीशनल बनाती हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे। अच्छा ठीक है, साफी साहब आप जवाब देना चाहेंगे लेकिन बहुत मुख्तसर। नहीं, कानूनी मामलात में तो खैर मैं वैसे भी रीमा को नहीं वो आपकी एक राय थी ना कि इलेक्शन कमीशन को कोई जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन देखें, मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस की बुनियाद पे कहता हूँ, रीमा कानूनी पहलुओं को बेहतर समझती है कि एक इदारा जिसके पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन को मॉनिटर किए। सियासी जमातें किस लिए बनती हैं? इसलिए बनती हैं कि वो इलेक्शन लड़े और इक़्तिदार में आए। उस इलेक्शन का इख्तियार अगर इलेक्शन कमीशन के पास है और फिर ये इख्तियार भी अगर कानूनी लिहाज से इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो किसी पार्टी के इलेक्शन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहने का कह सकती है, ये इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो पार्टी के फंडिंग्स को देख सकती है, उसकी बुनियाद पे फैसला दे सकती है। और फिर हमारे मुल्क में चूँकि यहाँ पे बात ये हो रही थी, इस पर सबका कंसेंसस था कि बड़ी पार्टियाँ अमलन अपने अंदर इंतखाबात नहीं कराती, बल्कि इंतखाबात के नाम पे एक ड्रामा होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक थर्ड पार्टी के तौर पर शायद इलेक्शन कमीशन को, अभी कानून में उसके पास ये इख्तियार नहीं है, लेकिन मेरी एक तजवीज़ है कि बेहतर ये होगा कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाने के लिए अगर उनके इलेक्शन को भी इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करे तो बेहतर होगा। एक निशानात के हवाले से एक और भी मेरी तजवीज़ है जल्दी से, और उस पर हर साल एतराज़ होता है, वो नहीं मानते, वो JUI का इंतखाबी निशान है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले इलेक्शनों में देखा है कि किताब की निशान को कुरान बनाकर पेश किया जाता है। ये मुनासिब नहीं है, इसलिए JUI को भी कोई दूसरा इंतखाबी निशान देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के दौरान फिर उनको मना नहीं किया जा सकता। और हमने अपने इलाकों में देखा है कि उनके इंतखाबी निशान को उनके उम्मीदवार फिर नऊज़ुबिल्लाह कुरान बना के लोगों के सामने पेश करते हैं और सादा लौह मुसलमानों का इस्तेहसाल करते हैं। इसलिए उनको किताब की बजाय कोई और निशान देना चाहिए। मैडम शेख, ये साफ़ी साहब की इस बात को मैं भी सेकंड करता हूँ और एक तजवीज़ पेश करता हूँ कि JUI को बल्ले का इंतखाबी निशान दे दिया जाए, इस तरह उनको कुछ वोट मिल जाएंगे KP में। हाँ, अच्छा, जोक्स अपार्ट, रीमा मेरा ख्याल है आपका आ चुका है, पगड़ी दे दे, कोई और चीज़ दे दे, उनकी मर्जी का दे दे, लेकिन किताब ना हो, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि वैसे आजकल तो जिस जमात को भी बल्ले का मिलेगा वो जीतेगी। भट्टी साहब ने पहले डिसाइड कर लिया है, भट्टी साहब को पहले पता है, वो पीपल्स पार्टी हो, लेकिन जिसके हाथ में बल्ला होता है उसको उस बल्ले से फिर मार भी पड़ती है ना। बल्ला सबको रास भी नहीं आता सर, वो देखे ना 4 साल बाद क्या हो रहा है, इस वक्त तो बड़े खतरनाक हुआ है। पिच उखेड़ रहे हैं मैडम शेख, साफी साहब पिच उखेड़ रहे हैं और विकेटें उखेड़ रहे हैं। अच्छा, रीमा कुछ ऐड करना चाहती हैं या आप
अपना पॉइंट पहले अलीना बस एक लाइन के देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी रोल होता है ना, रेजोल्यूशन जो है कुछ प्रॉब्लम हो तो एडजुडिकेशन सुप्रीम कोर्ट करती है। अब क्या हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एडजुडिकेशन कर रही है तो इसलिए फैसले भी वो करे और चीजें करवाए भी, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी हम सुप्रीम कोर्ट को दे दें? तो इलेक्शन कमीशन का हमारे आइन के मुताबिक एक स्पेसिफिक रोल है। मेरा नहीं ख्याल उन्हें पार्टीज के अंदर क्या हो रहा है उसमें इतनी पावर्स दे देनी चाहिए कि वो इलेक्शंस करवाएं। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ देखना है कि क्या कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं या नहीं हुए, शो कॉज नोटिस देना है, ये उनका रोल है। बाहर बैठ के भी आपके ख्याल में मॉनिटर कर सकते हैं वो मॉनिटर, ये उनका रोल है। वरना पॉलिटिकल पार्टीज के भी राइट्स हैं हमारे, हम उनको भी बैलेंसिंग ये एक्ट होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर कर दें कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को डिक्टेट करने लग जाए। साफी साहब की मुख्तलिफ राय और मुख्तलिफ तजवीज़ देते हैं। रीमा उमर साहिबा की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में कितनी मुदाखलत होनी चाहिए, या जस्ट टू बी स्पेसिफिक कि इलेक्शन कमीशन को क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवाने चाहिए, इससे मुतालिक इख्तलाफ राय पाया जा रहा है। लेट्स सेटल ऑन दैट कि दोनों में इख्तलाफ राय है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।